हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉचपॉच बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। आज का हमारा जो वीडियो सेशन है वो है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की चेंजेस, जिसमें हमने मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, उनके सिग्निफिकेंसेस देखे, उनके फंक्शंस देखे और उसके बाद उनका हार्मोनल कंट्रोल भी देखा और उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमने डिस्कस की। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं द इवेंट नंबर 2 ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो चैप्टर नंबर 2 में भी यही सीक्वेंस चला था और यही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड फेज में, दैट इज द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन अब काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे। फर्टिलाइजेशन इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते थे? हैप्लॉइड। सो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट, दैट इज द स्पर्मेटोजोन विद द हैप्लॉइड female gamete, that is ovum, to form a diploid zygote is known as fertilization. So अब इसमें एक छोटा सा MCQ छुपा है। Diploid is the first cell of your body of the human body, right? अब बात करते हैं कि जो ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट है ये होता कहाँ है। So बेसिकली देखिए क्या था, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट्स होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, सो इस तरह से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स हमने बनाई थी, याद करिए कुछ। यहाँ पे वाइट पार्ट था और यहाँ पे नैरो पार्ट। सो क्या होता था, यहाँ पे फिम्ब्रे होते थे और यहाँ पे ओवरीज होती थी, ठीक। सो अब यहाँ पे मैंने लिखा है द एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत सारी बुक्स में केवल एम्प्यूला दिया होता है या बहुत सारे बच्चों को लगता है एम्प्यूला, लेकिन बेसिकली होता क्या है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो ये ओवरी है यहाँ से एग को रिलीज करती है, एंड दैट एग दैट इज सेकेंडरी oocyte इज रिसीव्ड बाय दिस फैलोपियन ट्यूब थ्रू द ciliary movements of these fimbriae through the small pore that is the ostium, और जो वो एग है वो सबसे पहले पहुंच जाता है इस पर्टिकुलर रीजन में, इनफंडिबुलर रीजन में। अब जैसे ही वो इनफंडिबुलर रीजन में पहुंचता है, सो क्या होता है, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स का एंट्री होगा। सो जैसे ही स्पर्म्स का एंट्री होगा कुछ इस तरह से, ये देखिए रफ स्केच बना देते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ से स्पर्म का एंट्री होगा। स्पर्म व्हेन रीच द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में वो पहुंचता है? इस्थमस पार्ट में। जैसे ही स्पर्म पहुंचता है, सो जो ये एग होता है ये इस समय कौन सी जगह पे सिचुएटेड रहता है? एम्प्यूला रीजन में ये रेस्टिंग स्टेज में होता है और ये एग वेट कर रहा होता है अपने स्पर्म के लिए। सो आप इस एग को कंपेयर करिए उस फीमेल से, यानी कि वो फीमेल वेट कर रही है अपने मेल का, शादी होने ही वाली है, जस्ट द प्रोसेस इज बिगिनिंग। तो क्या होता है, अब जो ये एग है ये एम्प्यूला पार्ट में है और जो ये स्पर्म है ये इस्थमस रीजन में है। तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से स्पर्म मूव करता है, थोड़ा सा यहाँ से एग मूव करता है, और ये जो मिडल रीजन आता है बेसिकली, दैट इज द एम्प्यूला इस्थमस रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन में आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बहुत बार ये एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और हम देखेंगे कि इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो जो सबसे फॉरमोस्ट या सबसे पहला जो इवेंट होगा, दैट विल बी द अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि सबसे पहले बारात आएगी जिसमें बहुत सारे दूल्हे आएंगे, लेकिन केवल एक ही दूल्हे की शादी होनी है।
सो सबसे पहले देयर विल बी द अराइवल ऑफ, तो आप इसमें से कंपेयर करिए कि स्वयंवर चल रहा है, एक एग के लिए स्वयंवर चल रहा है और बहुत सारे राजा उसमें शिरकत कर रहे हैं. सो दैट विल बी द अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द मेल विल इंजेक्ट द semen into the female tract and this process is known as insemination. Now what this semen contains, this semen contains spermatozoa. So just remember that point, semen spermatozoa को केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, semen are not the sperms or spermatozoa, right? So this will be the event number 1. अब उसके बाद होता क्या है आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस. सो ड्यूरिंग दिस इंसेमिनेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग दिस इंसेमिनेशन प्रोसेस, अब क्योंकि वो जो स्पर्म है उसको किसके पास पहुंचना है, फाइनली दैट स्पर्म, दैट वन लकी स्पर्म विल रीच दैट फीमेल एग. सो उसके लिए स्पर्म को क्या लगाना पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट्स. तो अब देखिए, अब स्पर्म को इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, राइट फ्रॉम द वेजाइना टू दैट एग. अब वेजाइना देखिए, वेजाइना आएगा, सर्विक्स, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स एंड फाइनली इट विल रीच द एग. तो उसके लिए स्पर्म को कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो याद करिए, जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, या इनफैक्ट जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ देखा था द सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, द सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, द सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल ग्लैंड्स. वो स्पर्म को क्या करते थे, नरिश करते थे, और वो उसको नरिशमेंट इसलिए करते थे ताकि वो जो स्पर्म है एग तक प्रॉपरली पहुंच पाए. तो अब वो जो नरिशमेंट पार्ट है वो कौन कर रहा है, उसका सीमन. सीमन में स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं बहुत ही लंबा रास्ता, कहाँ से लेके, सबसे पहले वो यूट्रस से फैलोपियन, सबसे ऑब्वियसली पहले तो वो वेजाइना के पास पहुंचेंगे, वेजाइना के बाद सर्विक्स में, और जब वो यूट्रस में एंटर करेंगे, सो यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए दे हैव टू स्विम. अब जब वो स्विम करेंगे, सो स्विम किसकी हेल्प से करेंगे, थ्रू देयर फ्लैजिला. दैट्स व्हाई द मेल गैमीट इज मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्लैजिला. सो वो जो स्विमिंग मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है, उस स्विमिंग मूवमेंट की हेल्प से वो जो फ्लूइडी मीडियम है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसी फ्लूइडी मीडियम को यूज करके वो पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब तक. कहाँ पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब तक. और आपको मैं ये बता दूं कि यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में स्पर्म को 5 मिनट्स का टाइम लगता है, जस्ट 5 मिनट्स. और अगर स्पीड की बात की जाए, व्हाट इज द स्पीड बेसिकली, तो स्पीड रहती है स्पर्म की 1.5 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. और सिंगल इजैकुलेशन में, जब मेल अपना सिंगल इजैकुलेशन करता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो तकरीबन 200 से 400 मिलियन स्पर्म उस फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं. अब एक सोचने की बात है, इतने सारे स्पर्म वहाँ एंटर करके क्या करेंगे. अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है समझने वाला. अब वो जो स्पर्म है एक्चुअली वो फीमेल के लिए है क्या है, वो तो उसके लिए एक फॉरेन बॉडी है ना. तो हमारी बॉडी की ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी फॉरेन बॉडी को वो बड़ी ही इजीली क्या कर देता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसको शन ऑफ कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है. इसीलिए देखिए, 200 से 400 मिलियन स्पर्म अगर एंटर कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और केवल एक ही फ्यूज हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है इतने सारे जो वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसलिए ताकि कोई एक सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बाकी सबको तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. बिकॉज उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, हार्श होता है फॉर द स्पर्म्स. तो 200 से 400 मिलियन इन अबाउट 2 to 3 ml सेक्रेशन. अब उसके बाद क्या होगा, जो ये 200 से 400 मिलियन स्पर्म एंटर किए हैं फीमेल की बॉडी में, तो अब ये तो नहीं है कि वो सारे के सारे खुद ही ट्रैवल कर जाएंगे. अब उसमें क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को भी सेंस होता है कि इनको फाइनली एग के पास ही पहुंचना है. सो जैसे ही वहाँ पे वो एंट्री करता है, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि 200 से 400 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं किसमें, फीमेल यूट्रस में,
और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते केवल 100 ही रह जाते हैं। बात समझ में आई आपको? ये आप नोट डाउन कर लें। तब होता क्या है कि जैसे ही वो जो स्पर्म्स है यूट्रस के पास पहुंचते हैं, अब यूट्रस भी क्या करता है, उसको हेल्प करता है ताकि वो स्पर्म जो है एग के पास पहुंचे। क्या करें? एग के पास पहुंचे। तो स्पर्म जो यूट्रस है वहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था कि कॉपर्स ग्लैंड की जो सेक्रेशन होती हैं वो यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। कुछ इस तरह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, स्पर्म्स आगे की तरफ पुश होते जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँच पाए, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुँच पाए। जिसके लिए क्या करती है, सर्विक्स जो है अपने आप को एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड यानी कि थोड़ा सा वाइड करती है ताकि स्पर्म्स की एंट्री हो। जैसे ही वो वाइड होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेजाइना का भी बहुत बड़ा उसमें रोल होगा, जिसकी वजह से जो सीमन है वो यूट्रस से कहाँ पहुंच जाएगा, वेजाइना में, यूट्रस में पहुंच जाएगा थ्रू वेजाइना। ये पहली बात। तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है, सर्विक्स। सबसे पहले यूट्रस सबसे पहले पहुंचा फैलोपियन ट्यूब के पास, उसके बाद सर्विक्स एक्सटेंड किया। उसके एक्सटेंड करने की वजह से वो डायरेक्टली कहाँ एंटर कर गए, यूट्रस में। उसके बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हुई और वो पहुंचे फैलोपियन ट्यूब्स में, राइट। अब जब एक बार वो जो स्पर्म है वो एंटर कर गया यूट्रस में, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से स्पर्म को अपवर्ड एक पुश मिलेगा ऊपर की तरफ, राइट। सो केवल 5 मिनट में ही वो जो स्पर्म है फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं फ्रॉम द यूट्रस। सो अब जब एक बार स्पर्म यूट्रस पे पहुंच गए तो अब उनकी जो लाइफ रहती है, द टोटल लाइफ ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज अबाउट 2 to 3 days। बट ये डिपेंड करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या इनफैक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल ट्रैक है उसमें कंडीशंस कैसी हैं। सो कई बार 4 to 5 days भी वो सर्वाइव कर जाता है, कई बार वो केवल 24 आवर्स के बाद ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इट रियली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये थी उसकी लाइफ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कह सकते हैं या वन वर्ड में भी बहुत बार ये आपको क्रॉस इसका आता है बनाने के लिए, कि जो स्पर्म पाथ ट्रेवल कर रहा है राइट फ्रॉम द मेल टू द फीमेल एग, उसमें जो पार्ट्स का सीक्वेंस होता है वो किस तरह से होता है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, स्पर्म्स का प्रोड्यूस होना शुरू होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इसके लिए आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखना होगा, आप लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं। उसके बाद वो पहुंचता है रेटे टेस्टिस में, उसके बाद वो पहुंचेगा वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद नेक्स्ट वो पहुंचेगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में एक ट्यूब लगा होता है, दैट इज वासा डिफरेंसेस। थ्रू वासा डिफरेंसेस it will reach the urinogenital chamber along with the secretions of the seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, and then it will left out from the urethra। तो जो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जो इसमें स्पर्म ट्रेवल किया, ये मेल के हैं। उसके बाद जब इंसेमिनेशन होगा तो वो जो स्पर्म है वो पहुंचेगा वेजाइना में, वेजाइना के बाद सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद फैलोपियन ट्यूब में, एंड फाइनली इट विल रीच द एग। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, राइट। अब दुल्हे बहुत सारे पहुंच चुके हैं फैलोपियन ट्यूब में। अब उसके बाद क्या होगा, अब दुल्हन के आने की बारी है, यानी कि अब उस फीमेल को रिसीव करने की बारी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जब स्पर्म वहाँ पे आ चुके हैं तो अराइवल ऑफ एग हो भी सकता है, यानी कि वो डिपेंड करता है ओव्यूलेशन कौन से टाइम पे हुई है। सो अब जो अराइवल ऑफ एग होगा इट विल बी ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ ओव्यूलेशन। अब ये देखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, सो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन से समय का हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट सक्सेसफुल रहे, सो एट द डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो नियरली 80 to 90% होते हैं। सो फॉर दैट अराइवल ऑफ एग, कीप इंश्योर द ओव्यूलेशन टाइम, एंड एट दैट ओव्यूलेशन द मेल हैव टू
कॉपुलेट विद द फीमेल, और क्या होगा जब वो ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज हो जाता है, उसको रिसीव करते हैं कौन, फैलोपियन ट्यूब थ्रू द फिम्ब्रे एंड द सिलिया मूवमेंट। और इस स्टेज में आपको याद होगा जब oogenesis हमने पढ़ा था, जब एग रिलीज होता है वहां से, उसको कहा जाता था सेकेंडरी oocyte। अब तक वो मेयोसिस 2 की स्टेज में अरेस्टेड है, मेयोसिस 2 की स्टेज में वो अरेस्टेड है, और वो मेयोसिस 2 को तब तक प्रोपोगेट नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पे स्पर्म का एंट्री नहीं होगा। सो जैसे ही वहाँ पे स्पर्म का एंट्री होगा, सो आफ्टर दैट द मेयोसिस 2 विल प्रोग्रेस, राइट। तो जो हमारा एग का जो लाइफ होता है ये भी नियरली 72 आवर्स का होता है, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये 24 से 72 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो ये एग है ये डीजनरेट कर जाएगा। सो अगेन कहने का मतलब ये है, अगर फर्स्ट डे ओव्यूलेशन हुआ है, लेट अस सपोज 14th डे ओव्यूलेशन हुआ है, 14, 15, 16, यानी कि अब ओव्यूलेशन 1 या 2 दिन पहले भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे, तो आपको 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही होगा, क्योंकि आप श्योर नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी पता चल रहा है कि ओव्यूलेशन कौन से दिन हुआ है। सो वो जो ओव्यूलेशन का या फर्टिलाइजेशन का पीरियड रहता है वो यूजुअली 24 to 72 आवर्स रहता है, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि इसका जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन टाइम होता है ये विद इन द 6 आवर्स ही हो जाता है, राइट। तो क्या है, उसके लिए आपको प्रॉपर कॉपुलेशन को इंश्योर करना है। अब वो जो एग है, जैसे वहाँ से एग रिलीज होता है तो बहुत सारे स्पर्म्स उस एग को क्या कर लेते हैं, बाहर से सराउंड कर लेते हैं। सराउंड करने के बाद क्या होता है, एग का जो सबसे पहला मेम्ब्रेन था, फॉलिकुलर जो मेम्ब्रेन होता था सबसे बाहर वाला, उसको डिसरप्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितने मर्जी वो एफर्ट मार लें, एंड में आके केवल एक स्पर्म ही वहाँ पे क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, राइट। सो ये थे पहले 4 इवेंट। अब हम देखते हैं कि डी इवेंट में क्या होने वाला है, स्पर्म के साथ क्या क्या उसमें चेंजेस आने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। होप कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लग रहा होगा। साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में जो पहले 4 इवेंट्स पढ़े उसी के ही मिलता जुलता जो हमारा एक कंसर्निंग टॉपिक है, दैट इज द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बेसिकली क्या होता है कि स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा है, सो एंट्री करने से पहले या आप ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होना है, जब उसको एग के साथ मीटिंग करनी है जाके, सो उससे पहले उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो जो स्पर्म है उस एग के साथ जाके फ्यूज नहीं कर सकता है, एंड दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म so that sperm can easily fuse with that of egg is known as the capacitation of the sperms, right। तो capacitation of the sperms कहने का मतलब है कि sperms को capable बनाया जाता है। क्या किया जाता है, the sperms are made capable to fuse with that of egg। so capable बनाने के लिए इसमें 2 चीज़ें उसका बहुत हेल्प करती हैं, 2 चीज़ों का बहुत मेन रोल होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि द ऑर्गन्स ऑफ या सेक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर ग्लैंड्स में कुछ ऐसी सेक्रीशंस होती थी, जैसे फ्रक्टोज था, एस्कॉर्बिक एसिड था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, सिट्रिक एसिड था। तो ये सारे क्या हेल्प करते थे उस स्पर्म की नरिशमेंट के लिए। और जो जितने भी यहाँ से सेक्रीशंस निकलती थी स्पेशली कॉपर ग्लैंड से, वो सारी सेक्रीशन जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री करते थे तो वो उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो एसिडिटी एनवायरनमेंट था उसको न्यूट्रलाइज करते थे। सो न्यूट्रलाइज करने से क्या हो जाएगा कि स्पर्म्स का वहाँ जो आगे बढ़ने का या आप कह सकते हैं डेथ रेट कम हो जाएगा, और
कोई एक स्पर्म तो डेफिनेटली एग के साथ जाके फ्यूज करेगा ही करेगा। सो इसमें ना केवल मेल ऑर्गन उसका हेल्प करते हैं, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की भी जो सेक्रेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे द सेक्रेशंस ऑफ द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। उसके बाद फीमेल जो यूट्रस होता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले उस स्पर्म को एग के साथ फ्यूज करने का। सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेशन में स्पर्म्स को कैपेबल बनाया जा रहा है, उनकी कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस, क्योंकि जब स्पर्म रिलीज होता है फ्रॉम एपिडिडाइमस तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। सो एपिडिडाइमस से निकलने के बाद उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन हो रहा है उसमें मिक्स हो रहा है और वो सीमन उसको कैरी कर रहा है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आके जो भी सारे उसमें सेक्रीशंस ऐड हो रहे हैं वही सेक्रीशंस उसको कैपेबल बना रहे हैं फॉर दैट प्रोसेस ऑफ fertilization, and that event is known as the capacitation of sperms। तो डेफिनेशन पढ़ के आपको बता देते हैं। So it refers to the physiological changes which undergoes in spermatozoa in order to have the ability to penetrate and fertilize that, and so it is the penultimate, यानी कि ये सेकेंड लास्ट फ्यूजन से आप ये कह सकते हैं कि फ्यूजन से पहले का ये स्टेप रहता है द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अगर कैपेसिटेशन नहीं होता है तो स्पर्म फ्यूज नहीं कर सकता है। इन केस अगर स्पर्म्स का कैपेसिटेशन प्रोसेस नहीं हुआ, सो इन दैट केस दैट इवेंट इज नोन एज decapacitation, that is known as decapacitation। So this was the part number 1 of the event of fertilization। पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चेंजेस होते हैं इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एंड अपकमिंग lectures। Till then, stay safe, stay healthy, and bye bye।